तो कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता था, और इस कंसेप्ट के हेल्प से हम लोगों ने किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन किया था। ठीक है, आज हम लोग ये देखते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होता कितना है, पोटेंशियल क्या होता था, ये हम लोगों ने कल देखा था। आज बस ये सीखना है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, मतलब एक्सप्रेशन होगा और एक रिजल्ट आएगी। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखनी है। जिस तरह से बेसिक फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का Q/R², उसी तरह से वही रोल प्ले यहाँ पे पोटेंशियल भी करेगा। ये स्केलर फॉर्म होता है ऐसे Q/R, समझ लेते हैं इसे। आइए, हमने ये माना कि एक पॉइंट चार्ज Q है जिसकी वजह से इस P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, कितना होगा। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन ये हमें पता था कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना हो, किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना हो, तो आप उस पॉइंट पे इंफिनिटी से चार्ज लेते आओ। रूम बंद कर दो, रूम नहीं। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना हो या किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना हो, तो आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाएंगे, और उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन डिवाइड बाय पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट का। वही मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। हमने एक और इन्फिनिटी से हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज Q0 लाना कैसे है, धीरे धीरे स्लोली लाना होता है। लाए, मान लीजिए हम लोगों ने लाया कहाँ पे, X पे, लेकिन होगा क्या, जब हम इसे X पे ला रहे होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को खींच रहा होगा, और हमें उसे जो लाना है उसकी तरफ कैसे लानी है, स्लोली। तो क्या करना होगा हमें, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा रहा होगा ना, इधर इस चार्ज पे ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, और हमें क्या करना है, उसे इस तरफ लाना है। तो फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम उसे उस तरफ ले जा पाए। तो मान लेते हैं हमने X डिस्टेंस पे ये ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी, इन्फिनिटी से लाया और इस चार्ज से X डिस्टेंस पे हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है। लाना हमें मकसद क्या है, कहां तक चार्ज को लाना है, Q चार्ज से R डिस्टेंस जो पॉइंट P है, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करनी है। हमें यहाँ तक पहुंचना है इन्फिनिटी से। बीच में कोई एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं रैंडम, जो कि Q से X डिस्टेंस पे है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो हमने ये देखा कि जब चार्ज इस X डिस्टेंस पे था तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इसे रिपेल कर रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करेगा, मूव करेगा। तो ये टेस्ट चार्ज अभी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, तो ये इधर मूव करेगा। तो ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये चार्ज इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, QE के बराबर। या इस फोर्स का वैल्यू ये होगा Q1 Q2/R²। तो किस डिस्टेंस पे ये फोर्स लगा रहा है, X डिस्टेंस पे, इसीलिए इसका एक्सप्रेशन कितना हो गया, Q1 Q2 डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ पाए, कौन सा हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है X, वहां की बात कर रहे हैं हम। ये रहा इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन, किस तरफ लगेगा, ये ड्यू राइटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। राइट, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे राइटवर्ड फोर्स लगी है, कितनी, Q1 Q2/X²। क्लियर। अब क्या होगा, क्योंकि हमें इसे इस तरफ मूव कराना है, क्योंकि हमें यहां से R डिस्टेंस पे फील्ड फाइंड करनी है, तो इन्फिनिटी से तो हमें इधर लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज पे इस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल, कम से कम कितना,
जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए क्यू बाय एक्स स्क्वायर। इतना ही हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम इसे इस तरफ डिस्प्लेस कर पाए। और मान लीजिए हमने इसे यहां से कितना डिस्प्लेस किया, dx डिस्प्लेस किया, तो इस dx डिस्प्लेसमेंट में इस फोर्स की वजह से छोटा सा वक्डन हुआ होगा। इस तरफ dx डिस्प्लेस करने में हमें कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है कम से कम उतना या उससे थोड़ा ज्यादा, तो मान के चलते हैं उतना ही। अब इतने फोर्स लगा के हमने dx डिस्प्लेसमेंट किया और इस dx डिस्प्लेसमेंट की वजह से dw वक्डन हमने किया होगा। ये कौन सा वक्डन है बाबू, एक्सटर्नल वक्डन है जो एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है। क्लियर? तो आपको पता है कि वक्डन का फॉर्मूला होता है F डॉट dx, Fs cos थीटा होता है F डॉट dx। तो F डॉट dx, अब बताओ फोर्स किधर लगा रहे हो आप, ये एक्सटर्नल वक्डन है ना, एक्सटर्नल वक्डन है ना, तो फोर्स आप किधर लगा रहे हो, इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आप dx को डिस्प्लेस भी तो इधर ही कर रहे हो, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो फिर ये नेगेटिव x का क्या मामला है, नेगेटिव dx का क्या मामला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। जब आप वर्क कर रहे होते हैं ना, क्या हुआ, नहीं, जब आप वर्क कर रहे होते, जैसे किसी चीज को जब आप लिफ्ट करते हैं, अर्थ आपको उस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, फिर भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रहे हैं ना। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक आपने जो वक्डन किया, मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हैं और आपके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो एंगल 0 हो गया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब होता है साइन कन्वेंशन। बाबू आप बताइए, अगर बड़ी ये ओरिजिन इधर जाएगा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट, ये ना वेक्टर कहता है, तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, माइनस एक्स की तरफ है ना। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड वक्डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं ना, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगा रहा है, इस पे ऑब्जेक्ट इधर लगा रहा है, और इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वक्डन, जब आप फोर्स लगा रहे हैं तब बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा रही है, वक्डन इधर, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180, एंगल 180 हो गया। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है ही, डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव एक्स की तरफ हो रहा है ना, इसीलिए हमने ये एक्स किया है नेगेटिव, साइन कन्वेंशन वाला एक्स है ये। आई बात समझ में? नहीं समझे? हमने जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लोगे ना, आपने इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माना है तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानोगे, सिंपल सी बात है। नहीं तो आप ऐसा देखो कि इलेक्ट्रिक फोर्स किधर फोर्स लगा रहा है, इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस तरफ, दोनों के बीच का 180 एंगल, तो वो जो वक्डन होगा, वक्डन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम ही आएगा। नहीं, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ने जितना वक्डन किया, आपको उतना ही वक्डन उसके अपोजिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक ही बात है, देखो दोनों एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ये वैल्यू कितना आ गया बाबू, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसलिए एंगल 180, सिंपल सी बात। के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? आई अब टोटल वक्डन कितना होगा, टोटल वक्डन, इसी वक्डन का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है आपको, कहां से कहां तक करना है, आपको इन्फिनिटी से r तक करना है। क्लियर है? इन्फिनिटी से r तक। इसमें जो जो वैल्यू कांस्टेंट है उसे बाहर कर लीजिए, के कांस्टेंट, कैपिटल क्यू कांस्टेंट, क्यू नॉट कांस्टेंट, ये सब सारी चीजें कांस्टेंट बाहर कर लिए, बोलो, और माइनस कर, हाँ ठीक, dx बाय एक्स स्क्वायर बचा, मतलब यहाँ पे dx बाय एक्स स्क्वायर बचा। अब आपको हम पहले बता दिए हैं कि 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में कितना होता है, -1 बाय एक्स, बता चुके हैं बिल्कुल, nx n-1 वाले तरीके से। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में होता है -1 बाय एक्स, ये माइनस माइनस खत्म,
अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट कैसे, पहले अपर लिमिट पुट करते थे, 1/x के जगह पे 1/r रखोगे, फिर माइनस का साइन दोगे, फिर 1/x के जगह पे 1/∞ रखोगे, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया है, ठीक है, 1/r ही रहेगा और 1/∞ कितना होता है 0, 1/∞ 0 होती है, ये वाला टर्म खत्म, आ गया आपका KQ/R, KQ/R, ये क्या आया वर्क। अब आपको पता है कि डिफिनेशन से पोटेंशियल डिफरेंस का, कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्लियर है। तो वर्क डन कितना आया है KQ/R, और पर यूनिट चार्ज, किस चार्ज को आप ला रहे हैं, Q0 को, Q0 उड़ गया और फाइनल रिजल्ट मिला आपका KQ/R, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल है क्योंकि आपका चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव, क्लियर, ये चीजें हो गई। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है KQ/R, और इसी पॉइंट पे अगर फील्ड की बात करेंगे तो KQ/R² होगा, KQ/R², ये फील्ड होता है, क्लियर है। यहाँ तक आगे बढ़े, आइए 2-3 और ऑब्जेक्टिव बातें जो हम लोग कर लेते हैं साथ ही। देखो, अगर आप इन जनरल समझना चाहो तो जनरली ये भी कह सकते हो कि पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, कितने चार्ज को लाने में कितना वर्क डन आपने किया वही आपका पोटेंशियल बता देगा। दूसरी बात है, आप ये भी कह सकते हो कि ये जो पोटेंशियल, ये जो वर्क डन हुआ है, ये वर्क डन उस टेस्ट चार्ज में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ होगा। आपने जो एक्सटर्नल वर्क डन किया वो वर्क डन कहाँ गया, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई होगी, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं अलग से। तो आप या तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोलो या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बोलो, एक ही बात है। मतलब आप पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वही स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है, गुड। मतलब आपके पास दो तरीके हो गए किसी भी पॉइंट चार्ज का, किसी भी पॉइंट पर उसका इन्फ्लुएंस बताने का, दो मेथड है आपके पास। या तो आप उस पॉइंट पे उस चार्ज की वजह से फील्ड बता दो, फिर भी उसका इन्फ्लुएंस आपको समझ में आ जाएगा उसका यहाँ पे प्रभाव क्या है, या दूसरा उस पॉइंट चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे आप पोटेंशियल बता दो। पोटेंशियल भी तो एक तरह का इन्फ्लुएंस ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर तरीका है चार्ज के इन्फ्लुएंस को बताने का, और पोटेंशियल जो है वो स्केलर मेथड है किसी भी चार्ज को, किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे उसका इन्फ्लुएंस बताने का, और एक ग्राफिकल मेथड होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। किसी भी पॉइंट पे चार्ज का इन्फ्लुएंस पता करने का ग्राफिकल तरीका होता है फील्ड लाइंस, जो हम लोगों ने करा है, क्लियर है। कभी ये ऑब्जेक्टिव आए तो आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज के इन्फ्लुएंस को वेक्टरली रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज के इन्फ्लुएंस को स्केलर मेथड से रिप्रेजेंट करता है, क्लियर, मतलब नहीं समझ में आया। हम ये कह रहे हैं कि जैसे कोई चार्ज है, कोई चार्ज का किसी पॉइंट पे प्रभाव बताना है तो दो तरीके हैं बताने के प्रभाव, या तो स्केलर मेथड या तो वेक्टर मेथड। मतलब वेक्टर में डायरेक्शन के सेंस के साथ भी, तो वो हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले तरीके से। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दोगे तो उस चार्ज का उस पॉइंट पे क्या प्रभाव है, क्या इन्फ्लुएंस है, नहीं पता चलेगा। और दूसरा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इस चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल जितना होगा उसी हिसाब से आपको इन्फिनिटी से या किसी पॉइंट पे से किसी चार्ज को यहाँ पे लाने में ताकत लगेगा, वर्क डन करना पड़ेगा उसी हिसाब से ना, तो वो भी एक तरह का प्रभाव ही हुआ ना, क्लियर, ठीक है। इसका एक फेमस क्वेश्चन आता है कि दोनों का ग्राफ मर्ज करके आता है, नहीं आपको बोल देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ एक ही ग्राफ में बनाइए। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं, या दोनों का ग्राफ समझ लेते हैं। एक बात बताओ सर,
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R², मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R², और पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। दोनों का ग्राफ कर्व ही होगा, सेम ही होगा, लेकिन दोनों का एलिवेशन अलग अलग होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थोड़ा सेपरेट होगा, इस एक्सिस से ज्यादा दूर होगा विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल के, और पोटेंशियल जो होता है वो इस एक्सिस के ज्यादा क्लोज होती है वैल्यू वाइज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ना स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नहीं, और ये थोड़ा ज्यादा नीचे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू जो होता है वो ज्यादा नीचे होता है, क्योंकि स्क्वायर टाइम्स में ये घटती है, और ये थोड़ा पोटेंशियल ज्यादा ऊपर होता है। फील्ड का ये वैल्यू जो R के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, R के स्क्वायर टाइम्स में घट रही है, तो ये वैल्यू ज्यादा डिक्रीज करेगा, ये स्लोपिंग ज्यादा होगा डिक्रीजिंग, और ये थोड़ा स्क्वायर टाइम्स में घटा है, थोड़ा सा दूर होगा, इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा सेपरेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सेपरेशन ज्यादा, पोटेंशियल में ये सेपरेशन कम। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सेपरेशन कम, पोटेंशियल में ये सेपरेशन ज्यादा। इस तरह से आप याद रखिएगा। और दोनों को अगर आप मर्ज करोगे, देखो दोनों को मर्ज के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल का ग्राफ है, पोटेंशियल यहाँ पे इसके पीछे होगा और यहाँ पे इसके आगे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, यहाँ पे पीछे। इस तरह से ध्यान रखेंगे इन दोनों के ग्राफ को ड्रॉ करने वक्त, ध्यान रहेगा, क्योंकि दोनों का ग्राफ का नेचर सेम ही है, स्लोप अलग अलग होता है, क्योंकि ये 1/R² होता है और ये 1/R होता है, तो वैल्यू अलग अलग होगी। एक स्क्वायर टाइम्स में घटेगा तो जल्दी ना घटेगा, और एक R टाइम्स में घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी घटेगा, और ये लेट से घटेगा, बस ये फर्क है दोनों में। क्लियर? आइए एक बेसिक सा सवाल कर लें। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? एक्सप्रेशन में फॉर्मूला KQ/R² याद, KQ/R याद रहेगा। चलिए आइए हम लोग कुछ सवाल करें। एक पॉइंट चार्ज है कहीं पे जिसका वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁻ है, 9 सेंटीमीटर पे उसका पोटेंशियल बताएं। तो आप ये बताइए पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R नहीं, K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और Q का वैल्यू SI में रखना है 4 × 10⁻⁷। जब तक माइक्रो कहा न जाए तब तक नहीं लगाना है अपने मन से, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ कूलम है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को चार्ज ना जनरली मैक्रो में दिया रहता है, तो आदत हो जाता है मैक्रो लगा देने का, नहीं भी बोले तब भी, कहा न जाए तो जब तक जाए तब तक लगाना नहीं अपने मन से, सही है? और यूनिट देखो लेंथ का सेंटीमीटर है, तो क्या करोगे 9 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, 9 से 9 उड़ गया, 4 × 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 9 2 11 में से 7 जाएगा 4, इतना, और इसका SI यूनिट क्या होता है बाबू? वोल्ट। उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। क्लियर है? आई बात समझ में? तो इस तरह से कुछ सवाल होंगे। आइए मेनली हम लोगों को करना है सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल, सिर्फ एक चार्ज की वजह से नहीं, ये तो सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल हुआ ना, लेकिन ढेर सारे चार्जेस होंगे, हर चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा हमें। चलिए अगला हेडिंग लगाएंगे, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये सुपर, अगर वेक्टर क्वांटिटी की वजह से, वेक्टर क्वांटिटी हो और ढेर सारे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ढेर सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वो सुपरपोजिशन, मतलब सबका वेक्टर सम होगा। और यहाँ पे स्केलर लोगों की वजह से निकालनी हो तो सीधा स्केलर सम, मतलब अलजेब्रिक सम होता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, टान देंगे इसको। आइए मिटाइए इसे। देखो लगाएंगे हेडिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज।
ढेर चार्ज सिस्टम की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। सिंपली आप लोग समझ गए हैं कि कुछ नहीं करना है, स्केलर है इसीलिए अलजेब्रिक सम कर देना है। जैसे एक पॉइंट है, ध्यान दो बोर्ड पे बाबू, इको ज्यादा लग रहा है। इको ना, इको इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, इको बहुत ज्यादा लग रहा है। इको कम करना होगा, कहाँ से करते हैं। हेलो 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 हेलो, इको पता नहीं, आउटपुट लेवल इको हमको नहीं समझ में आ रहा है। आया लिखा हुआ इको नहीं लिखा हुआ है। हेलो हेलो, आ जाओ, रहने दो, ज्यादा है इको, बोलना सर को ज्यादा इको है। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे जैसे मान लीजिए कि Q1 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, R1 डिस्टेंस पे, ये मान लो Q2 है R2 डिस्टेंस पे पॉजिटिव, और मान लीजिए यहाँ पे Q3 है नेगेटिव, ये R3 डिस्टेंस पे है। तो टोटल पोटेंशियल हमें P पॉइंट पे चाहिए। अब सिंपली क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल एट P V1 V2 V3, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज है K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2 प्लस माइनस K Q3 बाय R3, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। आई बात समझ में? मतलब ये हो गया कि जो नेट पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पे, वो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम होगा। बात खत्म। आई बात समझ में? इंडिविजुअल चार्ज की वजह से अलजेब्रिक सबका सम कर देना है। क्लियर है? आइए अब क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहले 2 पॉइंट चार्ज वाला प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, फिर हम लोग 3-4 सिस्टम वाला चार्ज करेंगे। जैसे सवाल देखो, हमारे पास मान लीजिए 2 चार्ज है, एक है आपका Q1 जिसका वैल्यू 2 × 10 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है, प्लस 2 माइक्रोकूलम है यहाँ पे, और इससे मान लो 10 सेंटीमीटर के लोकेशन पे एक दूसरा चार्ज है Q2 जो कि मान लीजिए -3 माइक्रोकूलम है, ठीक है। आई बात समझ में? अब आप हमें ये बताएं, अगर हम आपको कोई भी पॉइंट दें फ्रॉम चार्ज Q1 Q2, क्या उस पॉइंट पे आप टोटल पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। हमें आप वो पॉइंट बताएं। अच्छा ये बताइए, क्या इन सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे नेट पोटेंशियल 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होता तो फिर कभी नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से भी पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव की वजह से भी नेगेटिव, डायरेक्शन का तो मैटर है ही नहीं। हाँ, अगर सिस्टम ऑफ अपोजिट चार्जेज हो तो एक पॉइंट जरूर होगा कहीं भी जहां पे इसकी वजह से पोटेंशियल 0 होगी। क्या बीच में कहीं हो सकता है? कहाँ होगा? चलिए ठीक है, हमें बताइए कहाँ हो, बताइए। फाइंड x फ्रॉम, कहां से मन करें, फ्रॉम Q1 वेयर ही नेट इज 0। ये तरीका आप लोगों ने ढेर सारी टाइम्स करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड करा है, इलेक्ट्रिक फोर्स में ये वाले सवाल करे हैं, इसलिए कैसे करते हैं हम नहीं बताएंगे, सॉल्व करके दिखाइए। इधर तो कर लो। देखो कुछ नहीं करना है, आपको बोल रहा है फ्रॉम Q1 ना, देखो इसमें डायरेक्शन का कोई मामला है नहीं, इसीलिए आप Q1 से मान ले x पोजीशन पे, x पोजीशन आपको जहां मानने का मन करे मान लीजिए, इधर की इधर मानोगे,
अंदर क्यों नहीं होगा? फोर्स का तो कोई मैटर है ही नहीं बाबू। फोर्स जीरो नहीं होगा। अच्छा, इसके बीच फोर्स जीरो नहीं होगा। कैसे जीरो नहीं हो सकता? बीच में जीरो नहीं होगा, बगल में तो जीरो हो सकता है। हाँ सुनो सुनो, क्या मामला है, देखो वैसे आप कहीं भी x मानोगे सीधा आ जाएगा अपने आप, फिर अपने बाद x पॉजिटिव या x नेगेटिव आएगा, इससे पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो, तुम्हें वो एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगा कि 3 रीजन होंगे इसके, एक इस रीजन में भी पोटेंशियल, इस रीजन में, इस रीजन में। आई बात समझ में? अब किस रीजन में होगा ये तुम्हें पता करना है। तो इस रीजन में पोटेंशियल जीरो होगा कि नहीं होगा? कैसे? कोई भी, चलो पोटेंशियल के लिए तुम्हें क्या करना होगा, वक्र जीरो वाला मैटर है। आप बताइए, अगर यहाँ पे कहीं रखोगे तो ये इसे रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, इस रीजन में नेट फोर्स कुछ आएगा? जीरो का चांस ही नहीं है, वक्र जीरो हो गए। नहीं समझे? नहीं समझे? अगर इस रीजन में आप कोई टेस्ट चार्ज रखिएगा तो ये इसे करेगा रिपेल, ये करेगा अट्रैक्ट, नेट फोर्स इस तरफ होगा। बताइए, यहाँ पे फोर्स जीरो हो पाएगा? ना फोर्स जीरो तो ना वक्र जीरो, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट तो इधर मिलने का चांस नहीं है। और आपको पता है पोटेंशियल कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट का ही आइडिया हमें देता है। इस पॉइंट पे ये अगर टेस्ट अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, हो सकता है। हाँ, अब मैग्नीट्यूड वाला मैटर आ जाता है फिर, लेकिन हो सकता है, छोड़ो सब, कोई बात नहीं। आप मान लीजिए x q1 से ना किधर मानना चाहते हैं, तुम बोलोगे सर हम इधर मानेंगे बीच में, चलो ठीक है। नहीं आएगा आंसर, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? बीच में मानेंगे, नहीं आएगा? देखते हैं। 4 आ गया है, बीच में 4 आ रहा है, देखते हैं करके। चलो इधर मान लो, कहीं पे भी मान लो x फ्रॉम q1, लेट वो डिस्टेंस क्या है, x है फ्रॉम q1। देखो क्या करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मानोगे तो v1 सुनो, v1 प्लस v2 इक्वल टू 0 कर देना है। तो ये होगा आपका k q1 बाय x, बोलो बोलो, प्लस ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल k q2 बाय 10 माइनस x इक्वल टू 0। k से k उड़ गया तो q1 का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, चलो सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहने दो, माइनस 6 भी 0 हो जाएगा। और ये हो गया आपका x इक्वल टू 3 बाय 10 माइनस x, तो कुल मिला के 3x इक्वल टू 20 माइनस 2x, 5x इक्वल टू 20 रे बाबू, x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आया। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल आएगा। इधर भी कहीं ना कहीं पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल इधर भी कहीं ना कहीं जीरो होगा। रीजन ये है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसका मेन मैटर यही होगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब क्लियर है? अब आपको बोला है फ्रॉम q1 से, फ्रॉम q1 टुवर्ड्स q2, किस पोजीशन पे? अब ये डिपेंड करता है आंसर आपका क्या, उसके हिसाब से आपको पोजीशन देखना होगा। कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आ गया। पोटेंशियल किसी भी रैंडम पॉइंट पे आप x मान लीजिए, उस हिसाब से फिर आपको वो वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। इस पे और भी बातें होंगी, देखते हैं न्यूट्रल पॉइंट वाला क्या मैटर है, फिर बताएंगे, इस पे और क्वेश्चन कराएंगे। एक और आसान सा क्वेश्चन करते हैं पहले, आइए करें। फोर्स वाला टेक्निक यहाँ पे नहीं चलेगा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए आपको उस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो मिलेगा, उस पॉइंट पे पोटेंशियल आपको जीरो मिलेगा। देखो ये वाला सवाल, इसमें एक चीजें सिखानी हमें, और सवाल आसान है। ऐसे ये कोऑर्डिनेट वाला मामला है, जरा देखो 3 चार्जेस हैं आपके पास, एक है ए, एक है मान लो बी और एक है मान लो सी। कहीं पे 3 चार्ज है, रैंडम कोऑर्डिनेट है ना, एक्स वाई जेड है। ये कहाँ, ये जो पॉइंट है इसका लोकेशन क्या है, 0 0 0। कौन सा चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम।
प्लस 1 माइक्रोकूलम। पी का कोऑर्डिनेट है, देखना यहाँ पे ध्यान से, कोऑर्डिनेट वाले सवाल में आपको दिक्कत होता है इसलिए कराया है। पी का चार्ज कितना है, -2 माइक्रोकूलम, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 -1 1। चार्ज कितना है, -1 माइक्रोकूलम। हमें एक किसी पॉइंट पी पे फाइंड करना है पोटेंशियल। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 -2 -1। आपको यहां से डिस्टेंस चाहिए था r1, बोलो, आपको r2 चाहिए, आपको r3 चाहिए, है ना, r2 r3। बताइए r1 r2 डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल नहीं सकते हैं आराम से, या वेक्टर वाले तरीके से i j k से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिए। आप r1 देखो, r इक्वल टू क्या होता है, ध्यान देना बाबू, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, या सुनो, इक्वल टू x स्क्वायर, याद है, प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये r का तरीका है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका है। अब आप बताओ x स्क्वायर कितना है, x का वैल्यू यहाँ पे, x मतलब x2 माइनस x1 कितना हुआ, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर -2 -0 -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सीधा लिख दें, -1 -0 -1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो कुल मिला के आ गया आपका r1 का वैल्यू कितना बाबू, √6 चलेगा। अब r2 निकालिए, r2 का वैल्यू कितना आएगा, x स्क्वायर -1 -1 कितना हुआ, -1 -1 और -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 फिर से -2 -4 का स्क्वायर 16 -1 -3 फिर से 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 दूना 32 4 36 का वैल्यू कितना होता है 6। कोई दिक्कत। अब लास्ट वन समझ रहे हैं, x2 माइनस x1। आप इससे इसको भी माइनस कर सकते हैं, एक ही बात है, आई बात समझ में। 1 -2 -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस -2 -2 प्लस 1 मतलब -1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 -1 प्लस 0 का स्क्वायर कितना आया, गलत तो नहीं ना है बाबू। सी का वैल्यू कितना है, अच्छा 1 है, सॉरी 1। तो 1 -1 -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये आ गया आपका √6। ठीक है, अरे वैल्यू माइनस रखे थे हम, गलत था, ठीक है। ये यहाँ पे पॉजिटिव 1 था ना, हमने नेगेटिव 1 रखा था, कोई बात नहीं, तरीका समझ गए। अब बताइए k/1 की 2 बार इस पर नहीं आएगा। अब आपको नेट पोटेंशियल चाहिए, तो नेट पोटेंशियल क्या करिएगा, V@P पे V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 क्या होगा, KQ1 बाय R1, KQ2 बाय R2, KQ3 बाय R3। क्लियर, K सब में कॉमन है, ले लें। Q1 का वैल्यू कितना है, देखो -1 इंटू 10⁶ भी कॉमन ले लें, सब में मैक्रो आ रहा है, 10⁶ लेते कॉमन। यहाँ बचा आपका +1 बाय r का वैल्यू कितना आया है √6 प्लस -2 r का वैल्यू कितना आया है 6, फिर उसके बाद -1 और r का वैल्यू कितना आया है √6। सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 9 × 10⁻⁹ एलसीएम लीजिएगा तो कट्टो कुछ होगा, सॉल्व कर लेंगे ना। कितना होगा 6√6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे हो जाएगा -√6 और -6, ऐसा कुछ आएगा, -6 से -6 उड़ जाएगा। 9 × 10⁻³ इक्वल टू -2√6 बाय 6√6 खत्म। रूट देख के डरना नहीं है, जानबूझ के ऐसा डाटा दिया है कि ताकि यह सॉल्व हो जाइए।
और ये हो गया आपका 3, 3 3 जा 9, तो नेगेटिव पोटेंशियल आया है -3 × 10⁻³ क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग फिर सवालों के साथ, इसी पे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, उसको कल देखेंगे एक बार एक्चुअल मामला क्या है। ठीक है, तरीका वही रहेगा, मामला क्या है देख के हम बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ सवाल आपको शायद मिल जाएंगे आज प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, कल मिलते हैं। धन्यवाद।